अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। इत्तेहादियों की बेसाखियों के सहारे खड़ी शहबाज हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस दौरान वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, लेकिन ना शहबाज की परवाज में कोताही आई, ना आवाज में लर्जिश। पीपल्स पार्टी हो या MQM, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग काफ, सब शहबाज की मसलहत पसंदी के दीवाने नजर आए। नाज़रीन, आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में नंबर गेम हो या मुआशी बदहाली, कोई भी रुकावट शहबाज की परवाज के आड़े ना आ सकी। शायद यही वजह है कि आज इक़्तिदार के 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इदारों के बाहमी ताल्लुकात की तारीफ की। अगर मैं ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं है कि तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ, ये नहीं मैं कहता कि माजी में इस तरह नहीं था, लेकिन यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के, बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के आज इदारे भरपूर तौर पर हम एक ही कश्ती के सवार हैं। वी आर वॉकिंग इन यूनिजन, हम मार्च कर रहे हैं मिलकर, हाथों में हाथ मिलाकर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद तो अपने 1 साला दौरे इक़्तिदार को मिसाली करार दे रहे हैं। क्या मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ भी उनके इस दावे की तायीद करते हैं? इस हवाले से आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने जब 1 साल कबल हुकूमत संभाली तो मुल्क मुआशी दलदल में फंसा हुआ था। डिफॉल्ट की बातें ज़बान ज़द-ए-आम थी। क्या आज 1 साल बाद यह कहा जा सकता है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो गई है? सवाल नंबर 2, 1 साल कबल मखसूस सीटों का तनाज़ा शुरू हुआ, अदालती फैसले के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट नामुकम्मल है। क्या आज 1 साल बाद यह कहा जा सकता है कि शहबाज हुकूमत अदालती फैसलों पर मनोअन अमल कर रही है? सवाल नंबर 3, 16वीं कौमी असम्बली के पहले पार्लिमानी साल के 144 दिनों में 51 कवानीन पास किए गए। क्या शहबाज काबीना का कोई वजीर बता सकता है कि गुज़िश्ता 1 साल में मफाद आमा की फलाह बहबूद के लिए कितने कवानीन मंजूर किए? सवाल नंबर 4, पहले पार्लिमानी साल के 144 दिनों में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज सिर्फ 5 बार कौमी असम्बली में आए। क्या सीनियर सियासतदानों का कौमी असम्बली में सेशन में शिरकत न करना मुल्क में जमहूरी कदरों की मजबूती का बायस बन रहा है? सवाल नंबर 5, गुज़िश्ता 1 साल में कानून साजी के जरिए हुकूमत ने अदलिया के हवाले से अहम फैसले किए। अपोजिशन की तरफ से भी बज़ाहिर कोई खतरा नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1 साल के दौरान ही वसवसे क्यों आ रहे हैं? सवाल नंबर 6, शहबाज हुकूमत का दावा है कि गुज़िश्ता 1 साल में महंगाई में कमी आई, अफरात ज़र 1.5% पर रहा, तरसीलात ज़र मुसलसल बढ़ रही है, IMF का प्रोग्राम मिल गया है, लेकिन क्या इस सब के बावजूद आम आदमी की जिंदगी में कोई तब्दीली आई? सवाल नंबर 7, साबिक वज़ीर आज़म इक़्तिदार में होते हुए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर सेम पेज का भरपूर राग अलापते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यक जान दो गालिब का नारा लगाते हैं। क्या ऐवान इक़्तिदार से रुखसती के बाद वो अपने पेश रो की तरह एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद तो नहीं करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं नईम हैदर पंचोता साहब, जो अब बुशरा बीबी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। आज ही उन्हें ये ओहदा भी दे दिया गया है। सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन इरशाद भट्टी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, शहबाज शरीफ साहब ने आज तकरीर की, 1 साल मुकम्मल हुआ और उन्होंने कहा कि हमने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, लेकिन आज देखिए, आज हम महंगाई को जो है वो 1.5% पे ले आए हैं। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह के करीब पहुँच चुकी है, डॉलर स्टेबल हो चुका है, IMF का प्रोग्राम भी जो है रवा दवा है। आज भट्टी साहब, आप तारीफ करेंगे शहबाज साहब की? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने वो कुछ किया जो नामुमकिन था, जो कल तक सोचा नहीं जा सकता था। हम वर्ल्ड बैंक से शुरू कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कह रही है कि पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत में गुर्बत मज़ीद बढ़ी है 7% और 1,30,00,000 लोग मज़ीद गरीब हुए हैं। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि 2 दर्जे अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की हुई है करप्शन में, और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है 6 दर्जे जमहूरियत नीचे आई है, और फ्रीडम हाउस कह रहा है कि इंसानी हकूक़ मतलब शहरी हकूक़ मतलब बुनियादी हकूक़ 3 दर्जे तनज़ुली। पासपोर्ट वही चौथा बदतरीन पासपोर्ट है पाकिस्तान का, वही खारजा तन्हाई है, वही दाखिली तौर पे नफ़रत और तकसीम है, और वही कर्ज़े हैं, वही IMF है। हाँ, इतना हुआ है कि IMF से कर्ज़े की किस्त मिल गई है, और उस किस्त के लिए हमारे चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग देना पड़ी है IMF के वफ्द को।
और इतना ज़रूर हुआ है कि हमारे कुछ दोस्तों ने कर्जे की किस्तें मौखर कर दी हैं। कोई आबादी बम पर काबू पा लिया है, कोई मुआशी इस्लाहत कर ली हैं, कोई खसारा ज़दा इदारों से जान छुड़ा ली है, कोई कर्ज़ों का प्लान आ गया है सामने, कोई IMF से जान छुड़ाने का अगला 10 साला मनसूबा सामने आ गया है, कोई नए सूबों की बात हुई है, कोई इस नफरत तकसीम को ख़त्म करने की बात हुई है। नहीं, हाँ, नामुमकिन को इन्होंने मुमकिन किया है। ये 5वीं मरतबा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में। ये 2 मरतबा इकट्ठे, 3 मरतबा दोनों भुगता चुके हैं। ठीक। 1988 जब ये यानी भुट्टो साहब वो किरदार थे, उन किरदारों में से एक किरदार थे जिनकी वजह से मुल्क टूटा, और जो बचा खुचा मुल्क था जब हमारे हत्थे आया, तो 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें और 1988 के बाद का पाकिस्तान देख लें। इन्होंने पाकिस्तान को कशकोलिस्तान बना दिया। आज मैं देख रहा था, बेनज़ीर भुट्टो का पहला साल मुकम्मल होता है, नवाज शरीफ साहब का पहला साल मुकम्मल होता है, बेनज़ीर भुट्टो का फिर पहला साल मुकम्मल होता है, नवाज शरीफ साहब का फिर पहला साल मुकम्मल होता है, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का 3री मरतबा पहला साल मुकम्मल होता है, और शहबाज शरीफ साहब का। यकीन करें 19-20 के साथ यही मईशत अल्लाह के फजलो करम से पटड़ी पे आ गई है और कौम तरक्की की तरफ चल पड़ी है, और जो किक्कर का दरख्त है उसको आप खाद देते रहें और पानी देते रहें, इस पे अंगूर लगेंगे। भट्टी साहब एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे भी जाऊं। आपके ख्याल में इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल बेहतर था या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला साल ज्यादा बेहतर है? दोनों का अगर कंपैरिजन करें, बेहतर कौन सा रहा आपकी नजर में? कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना भाई, मवाजना ही नहीं बनता। अच्छा, ऐसा मवाजना इसलिए नहीं बनता कि ये इसलिए कि इमरान खान पहली दफा आया था। अच्छा। इमरान खान का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक। ये राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबा टाइम पंजाब में भुगता के आए थे। अच्छा। इनके भाई 3 मरतबा वजीर आजम बन चुके थे, तो और ये सारा बेसिकली इनको था, इनके पास टीम थी। तो मेरे ख्याल में इसलिए आप ये समझते हैं कि अब आपकी बात से तो मुझे यही लग रहा है कि हाँ, शहबाज शरीफ साहब का 1 साल ज्यादा बेहतर था, लेकिन उनको आप इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा है, इस वजह से आप इनकी तारीफ नहीं करना चाहेंगे? यार मंसूर भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, नहीं, वो भी नहीं, वो बिल्कुल यानी आप किस दुनिया में रहते हैं? खान साहब का बेहतर, आप किस दुनिया में रहते हैं? और भाई खुदा का खौफ करें, क्या मवाज़नों में लग गए? अदलिया, आजाद अदलिया कहाँ है आज आपकी? अच्छा। आप पे पीका नाफिज हो तो चुका है। खान साहब बेहतर हुए ना सर? आपकी बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है, तो चादर 4 दीवारी तो के खिलाफ खान साहब बेहतर हुए ना भट्टी साहब? बातें कर रहे हैं कि मईशत बेहतरी पटरी। नहीं, मैं आपसे सर, मैं तो राय ले रहा हूं भट्टी साहब, आपकी नजर में खान साहब का पहला साल बेहतर था, आपकी नजर में वो बेहतर है? भाईजान, कोई पहली बात यह है कि ये मवाजना बनता ही कोई बनता नहीं। ही दूसरी बात यह है कि वो इतने अच्छे थे, समझ ही नहीं रहे, वो इतने ज्यादा अच्छे थे। दूसरी नहीं, मेरा पॉइंट समझ नहीं रहे मंसूर साहब, मेरी सिर्फ 1-2 जुमले। मेरा पॉइंट आप समझ ही नहीं रहे। अच्छा। मैं कह रहा हूं 77 सालों बाद आज हम वहीं खड़े हैं। ओके। मईशत बेहतर हो रही है, 77 सालों बाद आज हम वहीं खड़े हैं। हम सारे इदारे मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, 77 सालों बाद वहीं खड़े हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम आगे यार, कोई आगे भी बढ़ो यार। नहीं बढ़े जी, आगे नहीं बढ़े। मैं सर इसको आगे बढ़ाता हूं, मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूं और मैं राणा साहब के पास जाता हूं। राणा साहब के सामने आपने बड़ी जबरदस्त ये लिस्ट बनाई सर, ये 1 करोड़ 30 लाख की आपने बात की, करप्शन की आपने कहा जी इसमें भी हमारा खराब हो गया, जमहूरियत का इंडेक्स खराब हो गया, पासपोर्ट की तनज़्ज़ुली वैसे ही है, IMF के हवाले से भी आपने, मेरे ख्याल में राणा साहब खुद भी लिख रहे थे, मैं आज जब आप ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे वो लिख भी रहे थे और हंस भी रहे थे। क्यों हंस रहे थे राणा साहब? आप बड़े वैलिड नंबर शेयर किए हैं भट्टी साहब ने। देखिए, हंस में इसलिए रहा था क्योंकि भट्टी साहब कभी भी कोई हुकूमत की अच्छे काम की या इम्प्रूवमेंट की तारीफ करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं रखते। उन्होंने हमेशा तनकीद ही करनी है। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। आज से 1 साल पहले आप चले जाएं, महंगाई की शरह 30% थी। आज से 1 साल पहले 22% पे सूद की शरह थी। 1 साल पहले आपके रिजर्व्स गिर रहे हुए थे, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, ना रिमिटेंसेस बढ़ रही थी। आज सब कुछ तब्दील हो गया 1 साल के अंदर। आपकी महंगाई की शरह आपने खुद सब इंट्रो में बता दिया, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक रिमार्केबल टर्न अराउंड है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का। अब देखें, बिल्कुल सही कहा कि गुर्बत के अंदर इजाफा हुआ है क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट उस लेवल पे नहीं है। और जो लोग मईशत को समझते हैं उनको पता है कि अगर आज भी हम जल्दी से ग्रोथ रेट की तरफ जाएंगे और वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ रेट होगी, वही कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा के ग्रोथ रेट मिल जाएगी, जो बूम बस साइकिल होता रहे पाकिस्तान की तारीख का, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक, हम फिर उस सर्कल में घूमते रहेंगे। तो आज हुकूमत जो रिफॉर्म्स कर रही है
उसका यही मकसद है कि हम ऐसी ग्रोथ की तरफ जाएं जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, जो सस्टेनेबल हो, जिसके साथ लोगों की गुर्बत में भी कमी आएगी। लेकिन आज पहले मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था ना, आपका पहला सवाल है, आज डिफॉल्ट की बातें नहीं हो रही। और उसका सिंपल जायजा ये है कि पाकिस्तान ने जो बॉन्ड्स खरीदे हुए थे, पाकिस्तान के बॉन्ड्स जो थे, जो कि 30-40% पे आ गए थे, वो आज 90-95% के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, जिसका मतलब है मूडीज हो गई, फिच हो गई, आपके मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई। रिजर्व्स की बात होगी कि 16 अरब पे आज आपके पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स खड़े। देखिए, जहां तक भट्टी साहब ने आपने मुआवजा किया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक क्राइसिस से निकाल के स्टेबिलिटी की तरफ हम लेके गए। हमारा ये जो पहला साल, और जो खान साहब का पहला साल था, उसमें मुल्क स्टेबिलिटी से क्राइसिस की तरफ पहले साल के अंदर चला गया, क्योंकि आईएमएफ का मुआहदा इन्होंने डिले किया, रुपया गिरना शुरू हो गया, सारा एक क्रैश लैंडिंग होगी, जबकि मुल्क उससे पहले बिल्कुल स्टेबल था। तो बिल्कुल ये मुआवजे में मैं समझता हूं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब आगे का देखिए, बात ये रिफॉर्म्स, कहां रिफॉर्म्स की जरूरत है? आपके एफबीआर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रिफॉर्म्स वहां इस वक्त जारी हैं, वहां डिजिटाइजेशन हो रही है, टैक्स एवेजन में कमी हम करने जा रहे हैं, और 26% इजाफा है टैक्स कलेक्शन में। इस चीज के बावजूद मंसूर साहब कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 6% पे है, ठीक है, जो सालाना इन्फ्लेशन है, और 1% ग्रोथ रेट है, जो कि कम है। लेकिन 19% इसका मतलब है कि टैक्स रेट में टैक्स एवेजन को कम करके, टैक्स नेट को बढ़ा के, और टैक्स मेजर से ये मैं आता हूं सर, ये पंचोता साहब, इनको जरा इनकी भी राय ले लें। पंचोता साहब, ये जो नंबर्स राना साहब दे रहे हैं, आप इनको झुटला सकते हैं? आप मानेंगे कि क्या वाकई हुकूमत ने ये नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं? मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो नंबर्स दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जिनको अवाम ने इख्तियार ही नहीं दिया कि आप पार्लियामेंट में आएँ, जिनको अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया, जो फॉर्म 47 के मुताबिक बनाए गए हैं, जिनको अवाम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट किया। अवाम सबसे पहले सवाल ये करती है कि भाई आप कौन हैं जो आकर फैसले हमारे करें, जब हमने आपको मुंतखब भी नहीं किया, हमने आपको वोट ही नहीं दिया, आप कहाँ से आ गए? आपने डील की है, आप किस तरीके से आए हैं? तो वो सारी दुनिया देख रही है, और इसी वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं और बात कर रहे हैं कि हम किसी सूरत इनको नहीं मानते। जिस इमारत की दीवार ही जो है वो ही गलत हो, जिसकी बुनियाद ही गलत हो, तो क्या उसके ऊपर कोई भी इमारत खड़ी जो है वो ठीक होगी या रह पाएगी? नहीं, तो ये पंचोता साहब, अगर देखा जाए तो उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सर पंचोता साहब, ये कौन है? ये जो फैसले नहीं ले सकते, मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। पंचोता साहब, ये जो फरमा रहे हैं कि 1.5% के ऊपर महंगाई आ गई है, ये नहीं आई है, क्या ये नंबर गलत दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? इस पे जरा आप बताइएगा। देखें, अगर आप 60 सफ़े या पत्नी कितने सफ़े जो हैं उन पे मुश्तमिल, या आप मीडिया मालकान को, रात को मैं देख के बड़ा हैरान हो रहा था, के ऊपर चल रहा था, माफ़ी नामे चल रहे थे। अगर ये सारा कुछ करके डरा के और माफ़िया मंगवाएंगे लोगों से कि फ़लाँ सियासी रहनुमा का बयान या फ़लाँ एंकर का जो तजर्बा था या तजिया था या कोई राय थी वो उसकी ज़ाती थी, बिल्कुल इस चैनल का कोई तल्लक नहीं है, तो ये सारा कुछ जो ओपन माफ़ी नामे मंगवाए जा रहे हैं, जैसे एक पहले प्रेस टॉक्स का सिलसिला शुरू हुआ था, पीटीआई के लोगों से प्रेस टॉक्स करवाई गई थी, तो ये सारा करके क्या आप समझते हैं कि आप मुल्क को अपने मुताबिक चला लेंगे और लोगों की राय बदल देंगे और लोग कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद? भाई, उसका काम सिर्फ ये है कि आना, कबूतर उड़ाना और फिर चले जाना। मेरा सवाल वैसे आपने खुद स्टार्ट में बता दिया कि मेरा पंचोता साहब सवाल ये था कि क्या आप इस 1.5% की महंगाई को मानते हैं या नहीं? मैं तो ये सवाल कर रहा था सर आपसे। बिल्कुल, ये इनके सारे फिगर्स गलत हैं, जो तमाम इदारे बता रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट इदारे बता रहे हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन है और ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। ये झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। जिस बंदे का अपना फार्म ही गलत हो और उस फार्म गलत की बुनियाद के ऊपर आकर वो कोई फिगर दे रहा हो, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये तमाम लोग फार्म 47 के हवाले से जैसे झूठ बोलते हैं ना, इसी तरह से इनकी पूरी हुकूमत और इनकी पॉलिसियां और सारे जितनी रिपोर्टें हैं वो सारी झूठी हैं। एक चीज इनकी सच्ची नहीं है। सूद की शरह 12% पे आ गई है 22% से, या वो भी झूठ है? ये बता दें जरा। इंटरेस्ट रेट की बात करें जी। हमें तो पता है कि किस तरह जो है वो तमाम तर चीजें चल रही हैं और किस तरह आप सारी चला रहे हैं। अगर आप 100 वजीर लगा देंगे ना या 200 वजीर लगा देंगे, हाँ, वो इख्तियार वली का मुझे जरा अफसोस है कि इख्तियार वली के साथ बेचारे के साथ हाथ हो गया,
उसकी जगह आपने परवेज खटक को वहां लगा दिया, शायद ऊपर से, क्योंकि ऊपर से फोन आता है ना, बिल्स भी ऊपर से आते हैं, फोन ऊपर से आते हैं, इसको तर्जुमान लगा दो, इसको वजीर लगा दो, इसको मशीर लगा दो। पंचोता साहब एक मेरा सर सवाल लीजिएगा, पंचोता साहब इसमें परवेज खटक को लगाने के ऊपर जब आप लोग एतराज करते हैं, हम एतराज करें, भट्टी साहब करें, समझ आती है। सर आप किस तरह कर रहे हैं? आपने एक दफा उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, एक दफा आपने उनको मिनिस्टर फॉर डिफेंस बनाया, तो आप तो खुद मुतरफ हैं उनकी कैपेबिलिटीज के कि बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, इसीलिए तो आपने इतने बड़े बड़े ओहदे दिए उनको। तो आज उनको इसी सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए ये हुकूमत भी ये सब कुछ कर रही है, तो आपको तो कहना चाहिए साडा बंदा है, साडा बंदा लाया तुसी कबीना च। मैं तो बड़ा वाजिया कह रहा कि परवेज खटक साहब ने ना लाया, जहरी गल उन्हें कुर्बानी दी है, वो जिथे जाके खलोते ने, जिथे जाके उन्हें स्टैंड लिया, फिर उन्होंने नाम भेजना सी, लेकिन जो हाथ है ना इख्तियार वली नाल कीता है, वो तो मैनू अफसोस है ना, इख्तियार वली नाल तो मैनू हमदर्दी है ना, मैनू इख्तियार वली नाल हमदर्दी है कि इन्हें बड़ी ज्यादती की थी कि बेचारे ने नहीं बनाया, तो हुण आके बह के टीवी ते बयानात दे रहे हैं कि भाई उसको बना दें, बिल्कुल उसको बनाना चाहिए, ये पुराना वर्कर है जी, 34 साल हो गए। वो बेचारा सफाइयां दे दे के ट्विटर उसके ऊपर आप देखें तो वीडियोस पे वीडियोस लगवा रहा है, प्रोग्राम में से क्लिप बार बार काट के लगा। वली साहब को तो कुछ नहीं मिला, इख्तियार वली साहब को कुछ नहीं मिला, नईम हैदर पंचोता साहब को आज मिल गया, वो तर्जुमान बन गए हैं बुशरा बीबी के। आज के बाद बुशरा बीबी की तर्जुमानी नईम हैदर पंचोता साहब किया करेंगे, ये नया ओहदा आज मिल गया है। वैसे इस पे भी पंचोता साहब बता दीजिए, वो विशाल यूसुफजई को क्यों हटा दिया गया, ऐसा क्या हुआ? पहले उनको उस नजरिए के साथ सर पहले उनको केपी की काबीना से हटाया, उसके बाद अब यहां से हटा दिया, उन्होंने जिम्मेदारी दी है। जी जी देखें, मैं ये कह रहा हूं मंसूर भाई, उन्होंने जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं तो कभी भी ना डिमांड की है, ना मैंने कभी उनको कहा है कि मुझे तर्जुमान लगाइए। मैं तो नजरिए के साथ खड़ा हूं, ओहदे छोटे होते हैं, आपका नजरिया बड़ा होता है। ओहदे तो किसी बंदे को अगर मुनासिब लगता है, वो समझता है कि ठीक है जी आप कर लें, तो वो आपकी ड्यूटी, हम तो पहले भी ड्यूटी दे रहे हैं और इस मुल्क की खातर दे रहे हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं, ओहदों की खातर नहीं खड़े। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, उसमें कोई भी ओहदा लेना, किसी जगह पर साथ खड़े होना, आपके सामने सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद चाहे 9 मई हो, हाई कोर्ट में डंडा खाना हो, चाहे किसी जगह पर अदालत में पेशी हो, चाहे अडयाला जेल के बाहर इमरान खान का पैगाम बयान करना हो, या चाहे टीवी के ऊपर बैठना हो, या किसी अदालत में पेश होना हो, तो हम तो हर जगह खड़े हैं। हम इरशाद भट्टी साहब मुझे सर इजाजत दीजिएगा, मैं आगे जरा चलूं। इरशाद भट्टी साहब, ये आज खबर आई कि जनाब खान साहब से मिलने के लिए उनकी बहनें गई थी और बाद में अलीमा खान साहबा ने आके मीडिया को कहा कि खान साहब ने गुस्से का इजहार किया है कि ये पेशावर का स्टेडियम जो है वो मेरे नाम करने की कोशिश क्यों की गई है, और ये जो उसका नाम पुराना नाम था इसको वहीं पे कंटिन्यू किया जाए। आपके ख्याल में सर ये नाम चेंज होना चाहिए था, या खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि उसका पुराना नाम ही कंटिन्यू करें वही ठीक है? आपकी क्या राय है भट्टी साहब? मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ी खच कोई नहीं मारी गई थी। आप स्ट्रगल क्या कर रहे थे, आप क्या आपकी जद्दोजहद क्या थी? मैं तो पूछना चाहता हूं अली अमीन गंडापुर से, उनको कहाँ से वही उतरी या ख्याल आया या क्या उनको इल्हाम हुआ ऊपर से कि इमरान खान की तरफ से कि ये नाम बदल दो, और नाम बदलने से क्या मिल जाना था? आपकी जद्दोजहद ही ये थी कि हाउस ऑफ शरीफ के नाम पर पार्क्स हैं, पुल हैं, बिल्डिंग्स हैं, 17-18 चीज़ें हैं, भुट्टो ख़ानदान पे है, ये नहीं होना चाहिए। और वाकई नहीं होना चाहिए जब सरकारी आप सरकार के पैसों से, हाँ अपने पैसों से हो, शौकत खानम है अपने पैसों से उन्होंने किया है, प्राइवेट डोनर्स हैं, ठीक है, इसी तरह कोई आप हॉस्पिटल बनाता है, स्कूल बनाता है अपने पैसों से, ठीक है, ये तो उसकी ड्यूटी है यार। हम यानी आप एटीएम मशीन से अपने कार्ड डालें, पैसे निकालें, फिर उसको झुक झुक के सलाम करें कि हजूर एटीएम साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे पैसे दिए। ये तो इनकी ड्यूटी है। ये जो आज मुझे कह रहे हैं ना कि हमारी तारीफ नहीं करते, मैं क्यों करूं तारीफ? हाँ। आप किस काम के लिए हैं? 55 बंदे आपने रखे हुए हैं, पर 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, अभी भी मेरी तारीफ की जरूरत है। और जो चंद चढ़ा देते जो उनके बाद मैं तारीफा करा, कुछ खौफे खुदा करें, अपने काम करो। आपने तारीफें लेनी है हमसे, तारीफों के भूखे हैं आप, काम करें आप, इसके लिए आए। राणा साहब सत्यानाश हो गया। राणा साहब नहीं मिलनी आपको, लोग जो हैं वो आपको भट्टी साहब से तारीफ नहीं मिलनी सर, ये बिला वजह आप उनसे उम्मीद ना लगाएं। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अपने पैसों से करें ना जो कुछ भी करना है। मियां साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे याद आया, यहाँ पे नवाज शरीफ इंटरचेंज भी है, वो भी नवाज शरीफ साहब के नाम पे। तो सर ये देखें, खान साहब ने कहा मेरे कोई जरूरत नहीं स्टेडियम मेरे नाम पे, जबकि वो खुद क्रिकेटर है। बेनजीर भुट्टो अस्पताल है, इसी तरह पता नहीं कितनी चीजें हैं।
एक तरीके से खराज तहसीन होती है कि अगर आप किसी के नाम पे कुछ कर दें, ये कोई इसके ऊपर आप ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये लंबी डिबेट है, लेकिन हमें आपकी तारीफें नहीं चाहिए भट्टी साहब, हमें तो हकायक चाहिए ना। अवाम के अंदर मायूसी फैलाना जो है वो जितनी मर्जी आप फैलाएं, लेकिन आप थोड़े से हकायक जो हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो भी आप अवाम को बताएं कि वो भी हो रही हैं। सारा जो है वो गंद नहीं है पाकिस्तान में, सारा जो है वो जवाल नहीं है। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम अनलॉक करेंगे, मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, आगे मजीद और आगे लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि यहाँ जहां जब खास तौर पे जितने भी एनालिस्ट होते हैं, वो उनका हक है कि वो अपनी मर्जी से तज्जिया करें, लेकिन जहां उन्होंने जहर घोलना है वहां वो थोड़े से हकायक भी अगर बयान कर दें तो वो बैलेंस हो जाता है तज्जिया। लेकिन आपकी मर्जी, आप आजाद हैं, ये मेरी राय है, आप इसको मुस्तरद कर दें। आप एक साइड का जो है वो पहलू, आप एक नेगेटिव पहलू जो है अवाम को देना चाहते हैं, आप देते रहे। हम हकायक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवाम को हकायक बताएं, और हकायक ये हैं कि एक्सपोर्ट्स इस मुल्क में बढ़ रही हैं, हकायक ये हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, और ये हकायक है कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो है कैपेबिलिटी है कि ये आगे लेके जाए, और उसको हम लेके जाएंगे। और ये भी हकायक है कि इस मुल्क में अगर पोलराइजेशन या नफरत की सियासत की है तो खान साहब ने की है, ये बदकिस्मती है इस मुल्क ये में। आपने अच्छा पॉइंट रेस किया। मैं इसके ऊपर जरा पंचोता साहब से पूछना चाहूंगा। पंचोता साहब, आज अंसार अवासी साहब की खबर आई, आपने पता नहीं अखबार में पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अगर आप लोगों ने मिल बैठना है, कोई अलायंस बनाना है, तो जो पुराना जहर घोला गया था, वो जो कड़वी कड़वी बातें, अलकाबात देना मौलाना साहब की जमात को, उनको वो सारा कुछ सर रोल बैक करना पड़ेगा आप लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मतलब कोई निक्की जी माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी आपको उनसे। तो ये कर लेंगे पंचोता साहब, आपकी जमात ये कर लेगी सारा कुछ? मंसूर भाई, आज हमारी जो मुलाकात हुई खान साहब से, और खान साहब ने मौलाना साहब के हवाले से, दीगर जमातों के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो दिया है, उस पर जो उन्होंने राय दी है वो आपके सामने आ जाएगी। अभी तक हमारी उनके हवाले से जो पैगाम आया है उस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं हुई। नंबर 2 बात यह है कि हम तो मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए उन तमाम जमातों को जिस वक्त अपोजिशन में हैं कि हमारा साथ दें, और साथ लेकर हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। हम ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि उसमें जो जमात समझेगी कि वो इस काज के ऊपर सपोर्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली सामने भी आ जाएंगे, और हमारे तो दरवाजे खुले, हम तो हर कोशिश करेंगे। चौथी बात यह है जो इन्होंने बात की है कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो वहाँ पर आज मेरे सामने ही बात हुई, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये गलत हुआ है और इसको जो है नहीं होना चाहिए। देखें, एक अगर उनके सूबे के अंदर कोई सीएम बैठे हुए हैं ना, अली अमीन साहब, तो डेफिनेटली उनकी एक अपनी सोच, उनका दिल, उनकी दिमाग, और वो अपने लीडर के साथ मोहब्बत के अंदर कोई अगर चीज़ ऐसी करते हैं जो वो समझते हैं कि मुनासिब है, और जिसके ऊपर उनका लीडर देख के कहता है कि ये गलत हुआ है और उसको वापस किया जाए, तो आप ये देख लें कि लीडर क्या सोच रखता है कि मुझे मेरे नाम की पजीराई नहीं चाहिए। बेशक उसकी मोहब्बत, उसने तो मोहब्बत में किया ना जी, लेकिन इमरान खान ने जो मौक़िफ़ दिया वो बिल्कुल सामने आ गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें जो मौक़िफ़ आ रहा है PMLN का, वो आपके सामने है कि वो कह रहे हैं जी कि बिल्कुल तशहीर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। किस चीज़ का खराज तहसीन पेश किया जा रहा है? कि कौम के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, जलसे जुलूस के ऊपर पाबंदी है, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, मुकदमात बना रहे हैं, या इस बात का खराज तहसीन है कि आप टिकटॉक अच्छी बना रहे हैं, आज पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़े हैं, आज फौज की यूनिफॉर्म में खड़े हैं, आज उसके साथ तस्वीरें आई हैं, आज फलां के साथ आप सलाम ले रहे हैं, आज फलां के साथ आपकी मीटिंग है, आपकी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर आ गई है, आपने बड़ी मैचिंग का सूट पहना हुआ है, बड़ी मैचिंग की आपने शूज़ भी पहने हुए हैं, और बड़ा ज़बरदस्त आपने बालों का स्टाइल लगाया। किस चीज़ का सलाम पेश किया जा रहा है? ठीक है, अवाम के पैसा जो है वो आप हवा में उड़ा रहे हैं, इश्तिहारात के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंचोता साहब, राना एहसान अफजल साहब, इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, इस सेगमेंट से इतना ही, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जरा क्रिकेट की कुछ बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान टीम का ऐलान किया गया है, बाबर आजम को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और पाकिस्तान को नया कप्तान मिल गया है। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब, उनसे ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से, और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट की, और आज पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया गया दौरा न्यूजीलैंड के लिए। T20 के अंदर पाकिस्तान को एक नया कप्तान मिला है सलमान अली आगा की शक्ल में, और सबसे बड़ी जो खबर यहाँ से आई वो बाबर आजम को इस मरतबा ड्रॉप किया गया है। मोहम्मद रिजवान को
कप्तानी उनकी बरकरार रही है वनडे में, लेकिन T20 में उनको भी अपनी जगह जो है वो लूज करनी पड़ी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि एक वनडे फॉर्मेट है, उसके अंदर कप्तानी के ऊपर सवालात उठे थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान को वहां पे कंटिन्यू किया गया। T20 का जो कैप था वो उनके हाथ से चला गया। कुछ इसके बारे में भी बात करना चाहेंगे और साथ ही साथ जो आज पहला सेमीफाइनल खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट के सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले योर थॉट ऑन द टीम सिलेक्शन, पाकिस्तानी टीम की जो आज सिलेक्शन हुई है, बाबर आजम ड्रॉप्ड। मंसूर, हम लोगों ने ना परसेप्शंस बना ली हैं, और हालांकि अगर आप स्टार्ट्स उठा के देखेंगे, डिस्पाइट रन ऑफ एक्सट्रीम लो फॉर्म, आपका जनरेशनल बैट्समैन है बाबर आजम ही, जिसकी क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कहीं कंपैटिटिव आपको नजर आती है। और 40-45 की एवरेज के साथ हमने उसको T20 से भी बाहर कर दिया। चले, मान लिया बाहर हो गए। मुझे आप ये बताएं, आपने कप्तान बनाया सलमान अली आगा को। लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। शादाब खान को आपने T20 का कप्तान बनाया तो यही टीम थी, और वो कहीं टीम सोशल मीडिया पे कहीं बाहर आई है, किसी प्लेयर ने बाहर दी, तो जर्नलिस्ट ने प्रेशर दिया कि जी ये क्या हो गया, शादाब तो आपको फ्लैग आएगा, वो तो टीम में ही नहीं था और आपने उसको कप्तान बना दिया। कल 7:30 बजे शाम को फिर सलमान अली आगा को समन किया गया और बड़े साहब से मिलाया गया, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड कैप्टन, T20 कैप्टन। अच्छा, जिम्बाब्वे में अगर आपको याद हो, सलमान पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था। 6 T20 खेले, 10 की एवरेज है, 32 हाईएस्ट है, एंड ही हार्डली प्लेज T20 का वो प्लेयर ही नहीं है। ही इज अ स्टार बैट्समैन व्हेन इट कम्स टू वनडे एंड टेस्ट मैच क्रिकेट। कप्तान आपने किसको बना दिया? सलमान अली आगा को। शादाब खान आप टीम में लेके आ रहे हैं, जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसके बाद ना आप जिम्बाब्वे लेके गए, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में था। वाइस कप्तान आपने बनाया है। पिछले 10 T20 मैचेस में 3 विकेटें हैं, सिर्फ 2 में बॉलिंग कोटा पूरा किया हुआ, 4-4 ओवर्स का। आखिरी 5 T20 विदाउट अ विकेट है। ठीक, और तो ये तो हमारी हो गई, होमवर्क हो गया। मैं एक मिनट, आई वांट टू स्टिक विद T20। अच्छा किया आपने पिन पॉइंट किया, लेकिन T20 में सर जो बाकी सारे सीनियर्स आपने निकाल दिए, न्यूजीलैंड से अभी अभी आप मतलब ट्राई सीरीज भी आप हारे उनसे, कंसेक्यूटिव 2 मैचेस, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी हारे। 20 मतलब न्यूजीलैंड का अच्छी खासी फॉर्म चल रही है उनकी, वो लड़के उनके फॉर्म में है। आपने एक्सपीरियंस अपना सारा जो है वो कम से कम T20 स्क्वाड में से निकाल दिया सारा। मैं आपको मंसूर वही कहना चाह रहा था, ये मैं T20 की परफॉर्मेंसेस बता रहा हूँ, सलमान आगा की, और अपना आप जो लेके आए हैं शादाब को वापस। अब आए आपने मोहम्मद हारिस रख लिया, उमर बिन यूसुफ रख लिया, एक लड़का हसन नवाज, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, स्ट्राइक रेट उसका भी 130-135 का है। बाबर को आप हटा रहे हैं स्ट्राइक रेट, उसको लेके आ रहे हैं। अच्छा, देन बैटिंग अगर आप देखें तो वहां पे आपको नजर ही कोई नहीं आता। उस्मान खान एक ऐसा बैट्समैन है जो कि T20 की लोकल क्रिकेट का ब्लास्टर है, जिसके 500 है लोकल T20 में, बट 18 T20 आपने इंटरनेशनल खिलाया, उसने परफॉर्म ही नहीं किया। उसकी 15 की एवरेज है। तो आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि आप ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ के साथ जाते, आप न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं, इन नए लड़कों को वहां पे हिलते गेंद के सामने खिला के, अगर ये वहां पे कोलैप्स हो गए तो फिर आगे आपने और क्या करना है। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब, आकिब जावेद साहब का टीम अनाउंस करते हुए ये कहना था कि मैंने T20 वर्ल्ड कप को फोकस रखा हुआ है और मैंने 8-9 महीने पहले से ही जो है इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एक यंगर स्क्वाड को हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये सारे लड़के वहां पे कोलैप्स कर जाते हैं, वहां पे गेंद हिलेगा, सीम होगा, लैटरल मूवमेंट होगी, स्विंग होगा, ये बैट्समैन हमारे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर हम सर PSL को देखेंगे, हम PSL में से हीरे ढूंढेंगे। हाँ, हीरे एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप इसी पे देखें कि अब्दुल्ला शफीक को आपने ड्रॉप किया था, सारी इन्वेस्टमेंट करके 2-2.5 साल की, जब वो वर्कआउट हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका में 3-0 हुए, आपने उसको अपनी लोकल एशियन पिचेस में नहीं खिलाया, और अब दोबारा उसको वापस लेके आए विदाउट परफॉर्मेंस, और न्यूजीलैंड खिलाएंगे अब वनडे उसको। जी, ये आपकी प्लानिंग है ना? यही प्लान आकिब साहब की तो यही प्लानिंग लग रही है सर। वो ये कह रहे हैं कि आपने पिछले 1.5-2 साल के अंदर 16 आपने कोचेस चेंज किए हैं, आपने 26 जो हैं वो सिलेक्टर्स चेंज किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी तो खुद उन्होंने सत्यानाश कर दिया इसके अंदर स्टेबिलिटी का। सर मंसूर, 2 कोचेस को तो वो खुद खा गए हैं, गैरी कर्स्टन को और जेसन गिलेस्पी को। सही, तो खुद ही खा के खुद ही कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही है। अब आप यही आकिब जावेद हैं जिन्होंने कहा था कि हमने एक स्पिनर इसलिए रखा कि हम पार्ट टाइमर से करवाएंगे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है और बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, और दोनों आप बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो वनडे से ड्रॉप कर दिए आपने। जी,
जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपके बेस्ट फास्ट बॉलर्स थे सपोजिटली वो ड्रॉप हो गए हैं। ठीक। सो टोटल डिसअरे में आपकी क्रिकेट इररेलेवेंट हो चुकी है, आपका कोई प्रोसेस नहीं है, ये आप नीजक रिएक्शंस कर रहे हैं, आपके स्टॉक की कोई क्वालिटी नहीं है, और ये आपके जो फॉर्मर स्टार्स हैं ये आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और आपकी पाकिस्तान टीम को खा गए। आई एम सॉरी टू से। डॉक्टर साहब ये जो फिर अगर इसी फॉर्मूले के मुताबिक यानी फिर आपकी नज़र में मोहम्मद रिजवान को कप्तान रिटेन करना वनडे में ये करेक्ट डिसीजन है? देखें बात सुने, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि उसको T20 से किस बेसिस पे हटाया आपने एज कप्तान, ठीक। पहले बनाया क्यों था? ठीक हो गया, चले अब आपने हटा दिया। अब वनडे में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अगर वो आपको नजर आया है कि ही कुड नॉट लीड द टीम, या टीम जो है वो जेल नहीं थी, क्या वो जेल इसलिए नहीं थी कि रिजवान कप्तान था, या इसलिए नहीं थी कि वो कम्प्लीटली इम्बैलेंस थी कि एक ओपनर था उसमें और जो मिडिल ऑर्डर आपने खिलाया था उसे ओपन करा दिया, एक स्पिनर था, मिडिल ओवर कोई कर नहीं सकता था, उसके पास बॉलिंग ऑप्शंस नहीं थे। ठीक। तो क्या did he fail as a captain? Yes, selectors failed miserably and management failed miserably to provide him the balanced team. ठीक। तो मतलब मेरे ख्याल में आई थिंक यू आर गोइंग विद रिजवान दिस कि रिजवान को फिर कैप्टन बरकरार रखना सही फैसला है। हाँ जी, एटलीस्ट वनडे इंटरनेशनल में अभी ठीक फैसला है, बिकॉज सलमान अली आगा अगेन, अगर मैंने कप्तान शायद चेंज करना होता मंसूर, तो मैं वनडे को पर्सपेक्टिव को देखते हुए सलमान पे जरूर बेट करता फॉर वनडे क्रिकेट। अच्छा नुमान साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं कमेंट आकिब जावेद साहब का सुन रहा था, उनसे एक्चुअली किसी ने पूछा कि आपने T20 से बाबर को और रिजवान को तो आपने ड्रॉप कर दिया, तो क्या हम ये समझे कि दिस इज परमानेंट नाउ, या ऐसे मुमकिनात हैं कि उनकी वापसी हो जाएगी? तो उन्होंने कहा देखिए हतमी तौर पे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि कल को जो है वो ज़रूरत पड़ जाए हालात और वाक़यात के हवाले से। सो मेरा मतलब है इनका दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ है, अगर आप शादाब को वाइस कैप्टन बना के वापस बेंच से उठा के टीम में ला सकते हैं तो फिर इनकी वापसी भी कल को रिजवान और बाबर की हो जाएगी। सर मैं इतना सर्टन तो नहीं हूँ, लेकिन 95 to 97% आईसीसी वर्ल्ड T20 कप 2026 जो है ना वर्ल्ड कप, वो बाबर आजम खेलेगा अगर रिजवान खेले या ना खेले। अच्छा, ये आपका ये क्लिप जो है ना मैं सेव करके रखूंगा, ये मेरे ख्याल में काम आएगा 8-9 महीने के बाद, आपके काफी काम आएगा। अनफॉर्चुनेटली मंसूर अब टाइम आ गया है जो हमने हॉकी में किया था ना कि ऑस्ट्रो का कॉन्सेप्ट खुद दिया, हॉलैंड में 500 लग गई, हमारे पास 2.5 थी। प्रोसेस बन गया, प्रोसेस ड्रिवन हो गई है, टूल इंटीग्रेशन हो गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये जो ग्लेन फिलिप्स कैचेस पकड़ता है ये वो अपना डायनामिक बैलेंस की वजह से पकड़ता है, फिटनेस की वजह से पकड़ता है। न्यूजीलैंड का कोई स्टार नहीं है, हर बंदा रोल डिफाइंड क्रिकेट खेलता है। इंडिया 5 स्पिनर लेके गया है, उनका कप्तान 11 में 4 स्पिनर खिला रहा है और यूज कर रहा है। ये वैसे ये आपने अच्छा पिन पॉइंट किया। आई वांटेड टू एक्चुअली क्वेश्चन दिस के ये जो स्पिनर्स के हवाले से भी मतलब बहुत से सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को जो है अनफेयर एडवांटेज मिला है, उनको पता है हमने एक ही ग्राउंड में खेलना है, पता है वहाँ की पिच किस किस्म की है, ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए, बाकी तमाम टीमें जो हैं वो डिसएडवांटेज में चली गई। अच्छा मुझे ये बताइएगा जरा कि अगर आपको याद हो जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक चल रहा था तो पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इंडिया सारे मैच लाहौर खेल ले, तो वो एक वेन्यू ना होता? जी होता, बिल्कुल होता। ये तो एक देखें, ये तो आपने उस वक्त डिसाइड करना था ना जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होस्टिंग राइट्स के लिए गए थे और इंडिया का प्रॉब्लम था और आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में जा रहे थे और आप सारे बोर्ड्स माने थे कि वो दुबई में खेलेंगे। ठीक है, तो वो तो दुबई में खेलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त वो जो एक मतलब ग्रिडलॉक हुआ था उसमें से आपके ख्याल में इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ पाकिस्तान निकाल सकता था, या इस बात का भी डर था कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए? मोस्ट लाइकली पूरी चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाती है एंड आई थिंक वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड चेयरमैन डिजर्व्स कूडोज कि उन्होंने इक्वल मेरिट पे बात की कि अच्छा अगर आप लोग खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो हम भी इंडिया नहीं खेलेंगे 2026 में। ठीक है, सो वो मैं समझता हूँ कि ठीक था, फेयर एंड स्क्वायर, अदरवाइज आपके होस्टिंग राइट्स जा सकते थे क्योंकि वो फिर इंडिया तो नहीं मानता, दे वुडंट हैव कम टू पाकिस्तान। एंड इस बात की गारंटी है कि कल को जो ये जो मायदा सेट हुआ है, ये जो बार्टर हुआ है कि जी ठीक है आप हमारे पास ना आइए हम आपके पास नहीं जाएंगे, इंडिया विल स्टिक टू इट? अच्छा इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग हो सकती है क्योंकि ये हो तो रहा है ना जॉइंटली बीइंग होस्टेड बाय श्रीलंका एंड इंडिया। तो जो पाकिस्तान ने कहा हुआ कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंचता है या फाइनल में तो इंडिया में फाइनल नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। आई स्टिल डाउट दैट। यू स्टिल डाउट कि आपको लगता है कि इंडिया प्रेशराइज करेगा कि नहीं जनाब आना आपको इंडिया ही पड़ेगा? या नहीं तो फिर हमने डील किस बात की ली? सिर्फ इतने ही हम इसमें से मतलब जो अच्छा पोर्शन है वो सिर्फ यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को हम रिटेन करने में कामयाब हुए कि वो पाकिस्तान में हो रही है और दूसरा सेमीफाइनल कम से कम लाहौर में खेला जा रहा है।
हाँ जी। और दूसरा ये कि अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंचे तो ऑब्वियसली फाइनल भी यहाँ पे खेला जाएगा। बट आई पर्सनली फील कि अभी तक तो वो डील है ना कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाके खेलेगा। ठीक। अच्छा, इस सारी चीज़ के दौरान मेरे ख्याल में बिकॉज एक कंक्लूजन की तरफ भी आ रहे हैं, वैसे तो ऑब्वियसली अभी एक मैच कम से कम पाकिस्तान का रहता है जो पाकिस्तान के अंदर होना है, लेकिन ओवरऑल मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान ने जिस तरह इसको होस्ट किया, जिन कंडीशंस में होस्ट किया, काबिल तारीफ है। आप समझते हैं कि पीसीबी डिड अ गुड जॉब? देखें, बात सुने, वो ये ज़रूर बहस हो सकती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर री इन्फोर्स किया, कदाफी स्टेडियम 117 दिन में बना दिया, फैसिलिटीज़ आपने बेहतरीन कर दी, पिचेस बहुत अच्छी थी। ये जो ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर आया है, ही हैज़ डन रियली वेल। पाकिस्तान में इतना अच्छा लेवल बाउंस कभी नहीं देखा गया। सो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चरली देखूं तो बहुत अच्छा था टूर्नामेंट। बिकॉज पाकिस्तान बाहर हो गया तो वो जो एक डिस्कनेक्ट है स्पेक्टेटर्स का और हमारा, वो रह गया थोड़ा सा। बारिश की वजह से 3 मैच आपके ऊपर नीचे हो गए वेदर वाइज। सो एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ बीन एक मिला जुला रुझान आप कहेंगे, बट होस्टिंग पाकिस्तान हैज़ डन वेल। मेरे ख्याल में अगर एक मैच का मैं खास तौर पे जिक्र ना करूं तो वो ज्यादती होगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो कजाफी स्टेडियम में मैच हुआ, विच वॉज अ फुल कैपेसिटी क्राउड, लाहौर के लाहौरिये सारे जो है वो इन ममालिक का मैच देखने के लिए भी आ गए। ये भी आपके ख्याल में आईसीसी को एक अच्छा सिग्नल गया है कि देयर आर क्रिकेट लवर्स ओवर हियर इन दिस कंट्री और उनको मैचेस मिलने चाहिए? आईसीसी को बहुत अच्छा सिग्नल गया है। बिकॉज यस, पाकिस्तान को होस्ट होना चाहिए, फ्यूचर में भी होना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी कोई कंसर्न्स नहीं है, वो एग्जैजरेशन और प्रोपागेंडा बहुत होता है। हमारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वेल डेवलप्ड है अब। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा मंसूर, जो डैमनिंग चीज़ है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने लाहौरिये पहुंच गए, लेकिन कराची में पाकिस्तान का मैच देखने कोई नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो उस लेवल पे पहुंच गई है कि वहाँ पे कोई रॉकिंग स्टार नहीं है जो वो कनेक्ट कर सके अपनी पॉपुलेशन के साथ। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तजिया कार गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का सफ़र तो आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में ख़त्म हो चुका है। न्यूजीलैंड के टूर पे अब तमाम तर नज़रें हैं और उम्मीद है कि जो नया स्क्वाड खासतौर पे T20 के लिए बनाया गया है वो कम से कम ज़रूर परफॉर्म करे। नए लड़के, नए चेहरे, उनको मौका दिया गया है और वो अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।